नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। सीधे नोएडा हाट के सरस मेले से हम आज आपके साथ जुड़ रहे हैं चाय पर चर्चा में। सबसे पहले आपको बता दें, आज बात करेंगे भगवान विष्णु के भक्तों को मिले सबसे बड़े उपहार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के संभल में कल्की मंदिर का शिलान्यास किया। धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद थे। और शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं। अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं और अब बारी है उनके 10वें अवतार की, कल्की की, जिनके भव्य और दिव्य मंदिर की आधारशिला आज प्रधानमंत्री ने रखी है। देश के समृद्ध धार्मिक सांस्कृतिक वैभव में आस्था का एक और नया धाम जुड़ने जा रहा है। जिस धरती पर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म होने की मान्यता है, उस पवित्र जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की भगवान के मंदिर का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश में संभल में इंकरा कंबोह इलाके में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्की का भव्य और दिव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ और कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की मौजूदगी में रखी। पीएम मोदी ने 9 शिलाओं का पूजन करने के बाद मध्य में मुख्य शिला को स्थापित किया और ये पल इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जहां भविष्य में कल्की अवतार की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा, वो सपना जो सदियों से सैकड़ों साधु संतों और श्रद्धालुओं ने देखा था, वो सपना अब साकार होने जा रहा है। यूपी के संभल में कल्की धाम बनने जा रहा है। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। कार्यक्रम में कई महामंडलेश्वर, हजारों साधु संत और भक्त शामिल हुए। आधारशिला रखे जाने के बाद मंच पर साधु संतों ने पीएम का स्वागत किया। आपको बता दें कि कल्की धाम में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के अलग अलग गर्भगृह होंगे। इसी कल्की धाम में 68 तीर्थ को भी संवारा जाएगा। गर्भगृह से कल्की धाम की ऊंचाई 108 फीट होगी। इस धाम का निर्माण गुलाबी पत्थर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिस तरह से सोमनाथ मंदिर और अयोध्या में राम मंदिर बना है, उसी पत्थर से इस कल्की धाम का निर्माण होगा। इसमें अयोध्या और राम मंदिर की झलक देखने को मिलेगी। इसका निर्माण पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा, यानी साल 2029 तक कल्की धाम बनकर अपना पूर्ण रूप ले लेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बताया कि ये धाम भावनाओं को जोड़ते हुए बनाया जा रहा है। ऐसे में गंगा समेत देश की सभी प्रमुख नदियों का जल और 12 ज्योतिर्लिंगों की मिट्टी यहाँ लाई गई है। हजारों संतों का जो समूह आज इकट्ठा हुआ है, ये सनातन धर्म के उस उद्घोष के सपने को साकार करने के लिए इकट्ठा हुआ है। वो सपना जो 18 वर्ष पूर्व एक संकल्प के रूप में हमने देखा था, वो सपना जो ऋषि मुनि महात्माओं ने, त्यागी तपस्वियों ने आदिकाल से लेकर आज तक देखा कि पुराणों का उद्घोष है। कहते हैं कि सृष्टि को सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग 4 भागों में विभाजित किया गया है। बताया जाता है कि भगवान विष्णु के 9 अवतारों के बाद अब भविष्य के 10वें अवतार भगवान कल्की के दर्शन होंगे। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब संभल में कल्की धाम की भी नींव पड़ चुकी है। भागवत पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार संभल में ही कल्की भगवान का अवतार होगा। इसी आस्था के तहत संभल से 30 किलोमीटर दूर आचार्य प्रमोद कृष्णम के गांव में कल्की धाम का निर्माण किया जा रहा है। अभिनव माथुर, संभल, गुड न्यूज टुडे। आज आध्यात्म और संस्कृति की एक और मिसाल विश्व को समर्पित की गई। राजस्थान के पाली में ओम आकार के शिव मंदिर की आज प्राण प्रतिष्ठा आस्था और उल्लास के बीच कराई गई। ये विश्व का पहला ओम आकार का शिव मंदिर है, जो अपनी विशेष वास्तुकला समेत कई खासियतों से भरा हुआ है।
40 साल पहले जिस दिव्य मंदिर का सपना देखा, आज हो गई उस अनोखे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। दुनिया को समर्पित किया गया पहला ओम आकार का शिव मंदिर। राजस्थान के पाली में महामंडलेश्वर महेश्वरानंद महाराज का सपना था ये ओम आकार का शिव मंदिर। भले ही इस ओम मंदिर को आश्रम का स्वरूप दिया गया है, मगर ये दुनिया में भक्ति और अध्यात्म की एक अनोखी मिसाल बनकर भी भारतीय संस्कृति का गौरव बन चुका है। तीर्थ प्रणेता श्री अलखपुरी सिद्धपीठ परंपरा के पीठाधीश्वर महेश्वरानंद के जाडन आश्रम में इस मंदिर का शिलान्यास साल 1995 में हुआ था। लगातार 28 सालों की मेहनत के बाद आज आखिरकार इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। प्राण प्रतिष्ठा के इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जाडन पहुंचे। प्राण प्रतिष्ठा का ये कार्यक्रम बड़ी आस्था और उल्लास भरे माहौल के बीच संपन्न कराया गया, जिसके बाद मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला गया। स्वामी महेश्वरानंद के सानिध्य में 10 फरवरी से यहाँ अनुष्ठान जारी थे। तब से आज तक मुख्य कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए देश विदेश के हजारों श्रद्धालु मंदिर में डेरा डाले हुए थे। देसी विदेशी भक्तों के साथ ही आज कई साधु संतों की उपस्थिति और विशिष्ट मेहमानों के भी समक्ष ओम मंदिर में भगवान शिव का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराया गया। बताया जा रहा है कि मंदिर में लगे 12 ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में जीवंतता लाने के लिए देश के 12 ज्योतिर्लिंग से लाए जल से अभिषेक किया गया। ओम आकृति के भव्य और आकर्षक दिखने वाला ये मंदिर कई विशेषताओं को खुद में संजोए हुए है। करीब 250 एकड़ में फैले इस योग मंदिर में 108 कमरे, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव की 1008 प्रतिमाएं स्थापित हैं। यज्ञ वेदी जैसा 2 मंजिला गुरुकुल, स्वास्तिक के आकार में हॉस्टल और तारानुमा अस्पताल भवन मंदिर में है। इस मंदिर का शिखर 135 फीट ऊंचा है। पूरे मंदिर परिसर को 2000 स्तंभ पर बनाया गया है। मंदिर में पहाड़ और तालाब भी कृत्रिम बनाए गए हैं। ओम मंदिर में भक्तों के ठहरने और खाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। विदेशी मेहमानों के ठहरने के लिए भी खास इंतजाम हैं। इसके अलावा आश्रम में 3 हेलीपैड भी तैयार करवाए गए हैं, जिससे यहाँ आने वालों को बेहतर और सुलभ सुविधा उपलब्ध हो सके। निश्चित तौर पर पाली का ये ओम आकार वाला शिव मंदिर, या यूं कहें ओम आश्रम, हिंदुस्तान की धार्मिक संस्कृति को दुनिया के और हिस्सों से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, बल्कि अपने नाम के अंदर समाई अपार आध्यात्मिक ऊर्जा से यहाँ पहुँचे साधक की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सहायता प्रदान करेगा। राजस्थान के पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में आज शिवाजी महाराज की जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के तमाम शहर जश्न के रंग में डूबे हुए हैं। बिल्कुल, नागपुर में शिवाजी महाराज की जयंती पर विशाल जुलूस निकाला गया, तो अकोला में छात्रों ने 15,000 स्क्वायर फीट में रंगोली के जरिए शिवाजी की तस्वीर बनाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के महान व्यक्तित्व को रंगों से सजाने की एक कोशिश अकोला के छात्रों ने की है। शिवाजी महाराज की जयंती पर अकोला के अकोट शहर में 15,000 स्क्वायर फीट में रंगोली के माध्यम से शिवाजी की तस्वीर उकेरी गई। अकोट के शिवाजी महाविद्यालय में इस रंगोली को तैयार करने में 40 क्विंटल रंगों का इस्तेमाल हुआ। रंगोली सजाने वाले छात्रों ने 3 दिन की मेहनत के बाद इसे तैयार किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा हमने आज निकाली है और ये इस बार हमने मानवंदना कैसी दिए शिवाजी महाराज को, इसके हमने रंगोली साकारी 15,000 स्क्वायर फुट की ये रंगोली है। शिवाजी की जयंती के कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्रों ने शिवाजी महाराज के दौर में गांवों की तस्वीर पेश करने की कोशिश भी की। छात्रों ने नाटक के माध्यम से बताया कि शिवाजी के राज में प्रजा कितनी खुशहाल थी। शिवाजी ने किस तरह अफजल खान को मारा था, इस कार्यक्रम में उस दृश्य का भी मंचन किया गया। शिव संस्कृति, शिवाजी महाराज का इतिहास
सब बच्चों पे विद्यार्थियों को मालूम होने के लिए ये सब हमने शिव सृष्टि निर्माण किए भी है। और ये रंगोली जो है 15,000 स्क्वायर फीट में निकाली भी है। बहुत बड़ी रंगोली है, 40 क्विंटल इस पे रंगोली लगी भी है। और सब इतिहास मैजिक ऑफ बिग थिंग्स करके जो है सब बच्चों पे शिवाजी महाराज का जो इतिहास है, उनके जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो सब बच्चों को मालूमात होनी चाहिए। और जाज्वल्य भरा इतिहास महाराष्ट्र का फिर से निर्माण होना चाहिए, इस उद्देश्य से ये शिव सृष्टि और ये रंगोली साकार की हुई है। नागपुर में भी शिवाजी महाराज की जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। नागपुर के शिवाजी चौक पर शिवाजी की प्रतिमा के सामने हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस विशाल जुलूस में ढोल ताशे और आतिशबाजी के साथ लोगों ने शिवाजी जयंती का जश्न मनाया। नागपुर से योगेश पांडे और अकोला से धनंजय साबले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नौराहाट में सरस मेला चल रहा है। इसमें 28 राज्यों के 400 से ज्यादा शिल्पकार और दस्तकार शिरकत कर रहे हैं। श्वेता हमारी सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद है। बताइए श्वेता, क्या नजारा दिख रहा है वहां? बिल्कुल, आपको आदित्य दिखा दें, यहाँ पर तंदूर चाय आपने देखी है। देखिए, उत्तराखंड की मशहूर तंदूर चाय यहाँ पर बन रही है। तंदूर बकायदा यहाँ पर है, उसमें कुल्हड़ डाल के इसे पकाया जाता है और उसके बाद गर्मा गर्म चाय जो पहले से खौल रही होती है उसे देखिए इस तरह से बनाया जाता है। तो उत्तराखंड का चाहे ये तंदूर चाय हो या फिर आपको बता दें उत्तराखंड का ये मशहूर देखिए फ्रूट आइसक्रीम, साथ ही साथ अगर आप आएंगे तो बिहार का ये लिट्टी चोखा, भाई जो कोई भी बिहार जानता है तो लिट्टी चोखा जरूर जानता है। ऐसे ही यहाँ पर तमाम रंग बिखरे हुए हैं। तो खाने की बात अगर करें और जायके की बात करें तो जरा इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा हाट के सरस मेले में, जहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अगर इस बार की खासियत की बात करें तो इस बार 29 राज्यों से 400 से अधिक महिलाएं जो है वो यहाँ पर आई हैं, जो अपनी हस्तशिल्प और साथ ही साथ कई और तरह की कला यहाँ पर दिखाएंगी। इस मेले के रंग को और ज्यादा नजदीक से देखने के लिए चलिए आइए मेरे साथ और गुड न्यूज टुडे के साथ जुड़ जाइए। जब आप सरस मेले में या फिर आप किसी भी मेले में अगर आए तो देखिए पेट पूजा बहुत जरूरी हो जाती है और किसी भी मेले में एक से एक स्वादिष्ट आइटम मिलते हैं। अगर मैं इस मेले की बात बताऊं तो यहाँ पर 27 राज्यों के अलग अलग स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। इस वक्त मैं उत्तराखंड के स्टॉल पे हूँ, जरा यहाँ देखते हैं क्या कुछ खास है। ये क्या बन रहा है? ये मैम फ्रूट आइसक्रीम है। तो ये देखिए यहाँ पर फ्रूट आइसक्रीम ये बना रही हैं। और उत्तराखंड जब आप जाएंगे तो क्योंकि इस खास करके सरस मेले की खासियत मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये नहीं है कि जिस राज्य से लोग आए हैं वो हर चीज यहाँ पर सेल करें, बल्कि जिस राज्य से आए हैं वहाँ पर जो ऑथेंटिक फूड मिलता है वही वो यहाँ पर लोगों वाह देखिए वो लेकर के आते हैं। और ये आप देखिए, आपने कभी आइसक्रीम इस तरह से खाया है? एक बार के लिए आपको लगेगा शायद ये नूडल्स है, लेकिन ये नूडल्स नहीं है, ये फ्रूट आइसक्रीम है जो इन्होंने यहाँ पर निकाल के दिया है। और ये खीर देखिए, यहाँ पर ये खीर है, ये किस चीज की? ये झंगोरा होता है मैम, अनाज होता है हमारे यहाँ, ये उसका खीर है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध होता है, हम लोग उसका खीर बनाते हैं। यहाँ पर लोग खूब खाते हैं। हाँ जी, हाँ हाँ। ये क्या, बिल्कुल देखिए वो पका हुआ है बिल्कुल पूरी तरह से भट्टी में ये कुल्हड़, और उसके बाद यहाँ पर गर्मा गर्म चाय जो है वो डाली जा रही है। तो ये अद्भुत नजारा मेले का आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। और अब हम पहुंच गए हैं बिहार के स्टॉल में, और बिहार यानी कि लिट्टी और चोखा। जी हाँ, बिहार का लिट्टी चोखा काफी फेमस है। देखिए अब तो ये तो विदेशों में भी फेमस है। तो यहाँ पका रही हैं आप लिट्टी? जी मैम, लिट्टी चोखा बना रहे हैं। लिट्टी ये है, चोखा मैम उधर बना हुआ है। तो चोखा पहले से बना के लाई? जी, चोखा पहले से बनता है, लिट्टी यहाँ पर हम लोग बनाते हैं गरम गरम। चोखा किस चीज का, जरा लाइए आपका प्लेट देखें हम। तो यहाँ पर जो लोग भी आ रहे हैं, खास करके देखिए बिहार का लिट्टी चोखा इतना फेमस हो गया है। तो ये है इनका सलाद है, चोखा है, लिट्टी है, चोखा है, चटनी है, सलाद है। क्या बात है। तो ये देखिए आपके पास गर्मा गर्म बिहार का प्लेट तैयार है। तो अगर आप बिहार किसी भी वजह से जा नहीं पाए हैं और अगर आप मिस कर रहे हैं अपने घर को, या फिर अगर आप किसी दूसरे राज्य से भी हैं लेकिन आप ये बिहार का लिट्टी और चोखा खाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आइए और आपको ये स्वादिष्ट प्लेट आपके सामने होगा। हिमाचल प्रदेश, जी हाँ हिमाचल प्रदेश। नमस्कार।
नमस्कार मैम। क्या नाम है आपका? बबीता रानी। बबीता, आप देखिए ये जो मेला है खास करके इसमें कह रहे हैं कि भाई जो जहाँ से आया है, जिस राज्य से, वहाँ का डिश वो लेकर के आया है। आप क्या? हाँ जी मैम, जो जहाँ से आया एक तो वहाँ का ट्रेडिशनल फूड यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे हम हिमाचल से आए हैं तो हिमाचल में हमारा जो सिड्डू है वो फेमस है, और हमारे पास मक्की की रोटी और साग, सरसों का साग। देखिए मैंने मक्के की रोटी सरसों का साग तो पहले भी सुना है क्योंकि वो पंजाब में भी मिलता है, लेकिन सिड्डू नहीं सुना। वो क्या होता है? हाँ जी मैम, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा सिड्डू है जो वॉलनट की स्टफिंग रहती है, इसके अंदर आटे का बना हुआ है ये। ठीक है मैम। स्टफिंग किसकी बताई? वॉलनट और वेजिटेबल। ठीक है मैम। और नमकीन में भी होता है, मीठे में भी होता है ये। और इसको देसी घी के साथ सर्व किया जाता है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये आटे का बना हुआ है, ठीक है, और इसको स्टीम किया हुआ है। इसको देसी घी के साथ हम खा रहे हैं, वॉलनट भी है साथ में, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। यानी कि टेस्ट भी और हेल्थ भी। क्या हुक्म है मेरे आका? ये तो जिन है। ये अलादीन का चिरागे जिन। तो ये बात बताइए, आप कुछ मुरादें भी पूरी करते हैं या फिर बस यही? अलादीन का चिरागे जिन मददगार जिन है। जिसकी जायज मुराद होती है उसके लिए अलादीन का चिरागे जिन मददगार होता है। क्या बात है। तो ये आपने अलादीन के चिराग से ये जिन निकले हैं, इनको आपने देखा। अब दूसरा कौन है, आइए आपको मिलता है। जिन्हें गुलबाब हूँ मैं मेरे आका, मैं उसके ही पास रहता हूँ जिसके पास अलादीन का चिराग होता है। मेरा अलादीन का चिराग मुझे दे दो मेरे आका। आई एम श्योर बच्चे यहाँ आएंगे ना तो वो जरूर डरेंगे, तो प्लीज उन्हें संभाल के लेकर के आइएगा। आगे चलते हैं। जय श्री राम। जय शंकर की। चलते हैं पृथ्वी पे तो पृथ्वी भी थर्राती है। दैव देवता कहते हैं रावण की सवारी आती है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं स्वयं शंकर कहलाया हूँ। 3 लोक 14 भवन में रावण का रूप समाया हूँ। ए पक्षी रास्ता छोड़ दे, तू प्राण घुमाता है, रोकता है रावण का रास्ता, क्यों मुफ्त में जान गवाता है। जय शंकर की। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए ये सारे रंग और भी बहुत कुछ देखने के लिए बने रहे मेरे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। उत्तर प्रदेश में आपको बता दें आज चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह की शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया और प्रदेश को 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं की सौगात दी। पर्यटन विभाग के करीब 86,000 करोड़ के निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। जाहिर है इससे प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को नया विस्तार मिलेगा। उत्तर प्रदेश में विकास और उन्नति के एक नए युग के आगाज की ये तस्वीर है। देश विदेश के मशहूर उद्योगपतियों से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों के नुमाइंदे यूपी के विकास रथ पर सवार हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी समारोह की शुरुआत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इसका शुभारंभ किया और प्रदेश को 10 लाख करोड़ की 14,000 परियोजनाओं की सौगात दी। मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं।
अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से यूपी के पर्यटन को जो पंख लगे हैं, आज उससे उड़ान भरने की शुरुआत हो गई है। अयोध्या, मथुरा, काशी के लिए करीब 40,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की नींव रखी गई है। पर्यटन विभाग के करीब 86,000 करोड़ की निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। अयोध्या में करीब 10 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं धरातल पर उतरेंगी। अयोध्या में होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे के अलावा कई अन्य सेक्टर में निवेश के द्वार खुलेंगे। श्री कृष्ण के जन्मस्थान मथुरा में ग्राउंड ब्रेकिंग के निवेश प्रस्तावों के जरिए करीब 13,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया जाएगा। महादेव की नगरी काशी में करीब 15,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। फरवरी के महीने में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुआ था। जो निवेश के प्रस्ताव आए थे उनको अमली जामा पहनाने के लिए ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित की गई है, जिसमें करीब 4,000 डेलीगेट्स शामिल हैं। इसमें उद्योग जगत की बड़ी हस्तियां तो शामिल है ही, लेकिन इसके साथ ही वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के होकर के यूपी में निवेश में रुचि दिखाई है। अगर बात करें निवेश की, तो ऐसा माना जा रहा है कि हर क्षेत्र में निवेश होगा और करीब 10 लाख करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं धरातल पर उतारी जाएंगी, जिसमें जो सभी सेक्टर हैं उनके अलग अलग प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन पर बहुत ज्यादा जोर है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला है और उत्तर प्रदेश में संसाधन और उत्तर प्रदेश में एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर सरकार ने कदम बढ़ाए हैं, उसको देखते हुए इस क्षेत्र में खासतौर पर फोकस किया गया है। हम हृदय से स्वागत करते हैं। अयोध्या, मथुरा और काशी के अलावा प्रदेश के दूसरे धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों का भी विकास होगा। इसके लिए कई निवेश प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग में शामिल किए गए हैं। सबसे ज्यादा जोर नैमिषारण्य क्षेत्र पर है। माननीय प्रधानमंत्री, नैमिषारण्य के लिए सीतापुर में करीब 21,000 करोड़ की निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा ऋषि मुनियों की तपस्थली चित्रकूट, भगवान गौतम बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली कुशीनगर, प्रयागराज, मिर्जापुर कुल मिलाकर कुल 8 धार्मिक स्थलों में 86,000 करोड़ की परियोजनाएं आकार लेंगी। कुशीनगर में करीब 1100 करोड़ रुपए की परियोजना का शुभारंभ किया गया, तो संगम नगरी प्रयागराज में करीब 9,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। जाहिर है, उत्तर प्रदेश में धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन से लोग न सिर्फ जड़ों से जुड़ सकेंगे, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ाव महसूस करेंगे, बल्कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी बढ़ेगी। धार्मिक पर्यटन के साथ इकोनॉमी भी उड़ान भर सकेगा। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ताज महोत्सव की। हर साल इसका आयोजन फरवरी में होता है, लेकिन इस बार ताज महोत्सव में सैलानियों को कुछ खास देखने को मिल रहा है। पहली बार यमुना आरती को इस आयोजन का हिस्सा बनाया गया और बड़ी तादाद में सैलानी इसमें शामिल हो रहे हैं और साथ ही साथ शिल्पग्राम का भी आनंद ले रहे हैं। वाराणसी और हरिद्वार की तर्ज पर हो रही ये आरती यमुना आरती है। जो आगरा में शुरू हो चुके ताज महोत्सव की आन बान शान बनने जा रही है। आगरा में ताज महोत्सव का आगाज हो चुका है, जिसमें पहली बार यमुना आरती को शामिल किया गया है। ताज महोत्सव देखने आ रहे लोग आगरा में यमुना आरती होने से प्रसन्न हैं और उत्साह से इसमें भाग लेने जुट रहे हैं। इतना पावन, इतना अच्छा, बहुत अच्छा। आज ये बहुत बड़ी बात है जो आगरा में हुआ है। ये यमुना मैया की कृपा ये है बस। यमुना आरती के साथ ताज महोत्सव में शिल्पकला और संस्कृति की झलक के साथ अवधी कव्वाली, भजन संध्या और ब्रज लोक गीतों की धुन भी लोगों को आकर्षित कर रही है। देश की संस्कृति की झलक ताज महोत्सव में लगा शिल्पग्राम दे रहा है, जिसमें हर आने जाने वाले को लघु भारत की झलक देखने को मिल रही है। तो ताज महोत्सव में अलग अलग राज्यों से जो अलग अलग राज्यों का फेमस काम है, जैसे गुजरात का पैच वर्क है, कश्मीर की जो है पश्मीना शॉल है, ऐसे स्टॉल्स को ताज महोत्सव में जगह दी गई है। वहाँ के शिल्पकारों को यहाँ बुलाया गया है, कारीगरों को यहाँ बुलाया गया है, ताकि जो समृद्धि और संस्कृति है वो एक साथ ताज महोत्सव में आए लोगों को देखने को मिल सके। संस्कृति और समृद्धि के इस महोत्सव में
हर साल लोग देश के हर हिस्से से अपने शिल्प, अपनी कला, संस्कृति की पहचान कराने आते हैं। दूर से आए देसी विदेशी पर्यटकों के लिए ताज महोत्सव में जगह जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां लोग सेल्फी और फोटो लेकर अपनी यादें संजो रहे हैं। ताज महोत्सव आगरा की पहचान है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। बार जो ताज महोत्सव है उसकी जो थीम रखी गई है संस्कृति और समृद्धि रखी गई है, ताकि जो भी पर्यटक यहाँ पे आए, चाहे वो देश का पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, वो भारत की संस्कृति के साथ साथ भारत में हो रही समृद्धि को भी देख सके, समझ सके और जो है ताज महोत्सव का लुत्फ उठा सके, इसकी कोशिश की गई है। कैमरा पर्सन मृदुल के साथ अनामिका गौड़, गुड न्यूज टुडे। अब बात मौसम की। बसंत पंचमी के बाद दिल्ली का मौसम सुहाना हो चला था। ठंड धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन एक बार फिर से दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड के लौटने की संभावना हो गई है। बिल्कुल, आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिल्ली एनसीआर में अगले 2-3 दिनों तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी यानी कि थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना जताई जा रही है, इसलिए थोड़ा सा संभल के। बादलों और धूप की अटखेलियां दिल्ली के मौसम में बदलाव का इशारा कर रहे हैं। दिल्ली में आज सुबह से ही चटकीली धूप निकली है, लेकिन धीरे धीरे बादलों ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया है। हवाएं तेज चल रही हैं। ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आज से 3 दिनों तक दिल्ली में बारिश हो सकती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पर पश्चिमी विक्षोभ का असर देखा जा सकता है। 19, 20, 21 ये 2-3 दिन लग रहे कि एक्टिविटी जो है ठीक है, जो पश्चिमी विक्षोभ निकल रहा है उसकी वजह से मिलने वाली है। लेकिन जो पीक होगा एक्टिविटी का तो वो 19 तारीख आप शाम रात से कह सकते हैं, और जो 20 की शाम रात तक ये रहेगा। तो पीक एक्टिविटी इस दौरान है, लेकिन फिर उसके बाद 21-22 में भी हल्की से मध्यम बारिश वगैरह वो सब रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मंगलवार और बुधवार को बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई गई है। तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर देश के पहाड़ी राज्यों यानी हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड फिर से बर्फबारी का दौर लौट आया है। इसके साथ ही मैदानी इलाकों में ठंड ने भी यूटर्न ले लिया है। जम्मू कश्मीर में गुरेज, सोनमर्ग और गुलमर्ग समेत सभी पर्यटक स्थलों पर सफेदी छा गई है। आने वाले दिनों में ये सफेदी की चादर और दूर तक फैली नजर आएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने जबरदस्त बर्फबारी का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई और देखते ही देखते कश्मीर की वादियां सफेद चादर से ढक गईं। ये तस्वीरें बांदीपोरा जिले के गुरेज वैली की हैं, जहां आसमान से गिरती बर्फ ने पूरा माहौल खुशनुमा बना दिया। वहां के मकान, मंदिर और मैदान सब कुछ कुदरत की बिछाई सफेद चादर में लिपटे नजर आए। गुरेज में कल शाम से बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से गुरेज बांडीपुरा का रोड एक बार फिर से बंद हुआ। रिकॉर्ड रहा इस साल गुरेज में भी, और यहाँ के लोग भी खुश थे रोड जब खुला रहता था, क्योंकि वहाँ के लोग भी यहाँ आते थे, यहाँ से भी लोग जाते थे। इस बीच पेड़ों पर जमी बर्फ ने नजारा और हसीन बना दिया। अच्छी बात यह है कि श्रीनगर समेत पूरे कश्मीर में अगले 3 दिनों तक इसी तरह कुदरत मेहरबान रहने वाली है। रविवार सुबह से ही कश्मीर में बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी हो रही है। श्रीनगर में बारिशों के साथ साथ बर्फबारी हो रही है, जबकि कश्मीर के पर्यटन स्थलों पहलगाम, गुलमर्ग और सोनमर्ग में सुबह से ही ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। इन सब के बीच मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन सतर्क हो गया है, ताकि घाटी में पहुंचे पर्यटकों का बर्फोत्सव जारी रहे। अशरफ वानी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे।
धरती पर जन्नत यानी कि कश्मीर, लेकिन कुछ ऐसा ही नजारा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का भी है, जहां पर अटल टनल के पास आपको बता दें बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया है। जी हाँ, सैर सपाटे के शौकीन लोगों को तो जैसे इन्हीं पलों का इंतजार था। बर्फबारी के ताजा दौर के साथ धीरे धीरे हिमाचल से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर फिर से सैलानियों की भीड़ उमड़ने लगी है। हिमाचल प्रदेश एक बार फिर से कुदरत के रंगों से सराबोर हो गया है। आलम यह है कि बर्फबारी की खबर मिलते ही रोहतांग में अटल टनल के पास सैलानियों की भीड़ जुटने लग गई है। वहां गाड़ियों की लंबी कतार इन पर्यटकों का जोश उत्साह बताने के लिए काफी है। इस बीच कुछ पर्यटक कुदरत के इस हसीन नजारे को अपने कैमरे में कैद करते भी दिखे। उधर हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड में भी मौसम विभाग ने बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। यानी इन दिनों जो लोग बर्फ देखने के इरादे से पहाड़ों पर पहुंचे हैं, उनकी मुराद पूरी होने का वक्त आ चुका है। देहरादून के साथ साथ जो ऊंचे पहाड़ी इलाके हैं उनमें बर्फबारी भी हो सकती है। 2500 मीटर के ऊपर जो एरियाज हैं वहां पर लगातार बारिश हो सकती है। 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक की प्रेडिक्शंस अभी तक सामने आई है। मौसम विभाग की माने तो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, बागेश्वर और कुछ दूसरी जगहों पर जमकर बर्फबारी होगी, जबकि कम ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ हल्की बर्फबारी का दौर देखने को मिल सकता है। तो गुड न्यूज टुडे पर इसी तरह से उत्सवों का रंग लगातार जारी रहेगा। उत्सव अच्छी खबरों का, अच्छे विचारों का और रंग संस्कृति का। और मौसम भी बदल रहा है, ठंड की वापसी हो सकती है, लिहाजा अपना ख्याल रखिए, ये हम कहेंगे। देखिए, खूबसूरत वादियों की सैर आपको हम कराते रहेंगे, देश विदेश के रंग भी आपको दिखाते रहेंगे और सितारों का जलवा भी आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर इंस्टा स्टोरीज का टशन भी दिखाएंगे। तो चलिए कल फिर हाजिर होंगे पॉजिटिव खबरों के पिटारे के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। कल की चाय शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में गुड न्यूज टुडे पर।